हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। सो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओपिनियन एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ओपिनियन से। लास्ट क्लास में हमने ओपिनियन के बारे में ही स्टडी किया था कि ओपिनियन जो हमारी डेफिनेशन में दे रखा है ऑडिटिंग में कि ऑडिटिंग इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन। तो उस ओपिनियन को लेकर ऑडिटिंग में कहाँ कहाँ कौन से सेक्शन में कौन से स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में कहा गया है, तो वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक टाइप्स ऑफ ओपिनियन से। वैसे हम इसको बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे और हमारे सारे ऐसे 700 की जो सीरीज़ है वो ओपिनियन के ऊपर ही है, पर फिर भी आज हमें करेंगे ताकि हम आगे कभी भी इसके बारे में पढ़ें तो हमें एक आइडिया हो। ओके, टाइप्स ऑफ ओपिनियन ये बेसिकली होते हैं दो टाइप के, क्लीन ओपिनियन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। क्लीन ओपिनियन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। ओके, क्लीन ओपिनियन का मतलब होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। मतलब जब ऑडिटर हमारा मिस्टर रमन ऑडिट करने गए किस कंपनी का, XYZ कंपनी का, उन्होंने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी किया, सारे अकाउंट्स को स्टडी किया, इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी किया। तो प्रॉपर स्टडी करने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उन्होंने जितने भी एविडेंसेस इकट्ठे किए वो ये प्रूव करते हैं कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सारी बिल्कुल क्लीन है। तो ऐसे में वो अपनी जो रिपोर्ट बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें कैसा ओपिनियन देंगे, वो उसमें देंगे हमारा ये अनक्वालिफाइड ओपिनियन। क्यों? क्योंकि बिल्कुल क्लीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो अपनी रिपोर्ट में कैसा ओपिनियन देंगे, अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। अब बात करते हैं कि जब रिपोर्ट क्लीन नहीं होती, मतलब उसमें फ्रॉड्स और एरर्स मिलते हैं, तब हमारा ओपिनियन क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। ओके, तब हमारा ओपिनियन क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। तो मॉडिफाइड के अंदर कौन सी टाइप के ओपिनियंस हो सकते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा एडवर्स ओपिनियन, और तीसरा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब ऑडिटर ने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने क्या दिया, अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। पर जब ऑडिटर ने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे तो क्लीन है, पर वहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब कोई सेल्स में दिक्कत है, या फिर कई बार उन्होंने देखा है कि जो सैलरी है, मैनेजर रेम्यूनरेशन है, वो एज पर प्रोविजंस नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या देंगे, अपना एक क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। मतलब ही विल राइट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में जहाँ जहाँ पर उनको प्रॉब्लम लगेगी वो चीज़, वो पॉइंट्स वहाँ पर वो स्टेट कर देंगे। एडवर्स ओपिनियन कब देते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फ्रॉड और एरर्स बहुत ज़्यादा हैं एंड ऑडिटर फील्स, मिस्टर रमन फील्स कि भाई यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ झोल है, एरर्स हैं, और इसके अगेंस्ट उनको एविडेंसेस भी मिल गए हैं, तो वो क्या देंगे, एडवर्स ओपिनियन देंगे। एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देंगे, जब उनको ऑडिट करने ही नहीं दिया गया प्रॉपरली। मतलब या तो जब उन्होंने कहा मुझे इन्फॉर्मेशन दो, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं दी, या फिर उन्होंने जिस जिस चीज़ों की डिमांड करी, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिमांड करी या फिर बैलेंस शीट या अकाउंट्स की डिमांड करी, तो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी गई। तो यहाँ पर क्या हो गया कि उनका जो स्कोप था, मतलब जो उनका ऑडिट करने का पूरा एक दायरे था, उसको लिमिट कर दिया गया। तो मतलब वो अपना ओपिनियन पूरा इंडिपेंडेंटली नहीं दे पा रहे, हर एक चीज़ को स्टडी नहीं कर पा रहे जो कि मटेरियल है, तो ऐसे में वो क्या कहेंगे, अपने ओपिनियन को डिस्क्लेम कर देंगे। मतलब ही विल नॉट गिव ओपिनियन, ही विल डिस्क्लेम हिज ओपिनियन। आइए इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं एक टेबुलर फॉर्म से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, मतलब मिस्टर
रमन जो हमारे ऑडिटर हैं वो XYZ कंपनी में ऑडिट करने गए तो उनके साथ दो घटनाएं घटित हो सकती हैं। पहली क्या कि जब उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी किया तब उनके सामने ये आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब कि वहाँ पर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, पर यहाँ पर जो उनको मिसस्टेटमेंट मिली है वो मिसस्टेटमेंट कैसी है। इन सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले मिसस्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मिसस्टेटमेंट, ये मिसस्टेटमेंट क्या है? हम इतनी देर से बात कर रहे हैं मिसस्टेटमेंट, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मटीरियल मतलब तो हमें पता है कि इम्पॉर्टेंट, जो कि किसी यूज़र के डिसीजन को चेंज करने की ताकत रखती हूँ, वैसी मतलब मटीरियल। पर ये मिसस्टेटमेंट क्या है? मिसस्टेटमेंट बेसिकली मतलब होता है दो। मिसस्टेटमेंट हो सकती है हमारी एरर भी, और मिसस्टेटमेंट मतलब फ्रॉड भी। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एरर भी हो सकता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फ्रॉड भी हो सकता है। अब एरर कैसा होता है? एरर हम कह सकते हैं कि एरर हमेशा हमारा अनइंटेंशनल होता है और फ्रॉड हमेशा इंटेंशनल होता है। जो हमारी मिस स्टेटमेंट है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्या कि एरर हमेशा अनइंटेंशनल होता है, गलती से हो गया, और फ्रॉड क्या होता है? जो इंटेंशनली करा जाए, मतलब मैनेजमेंट लेवल पर किया जाए या ओनर्स खुद ही कहें कि ये वाली पर्टिकुलर फ्रॉड जो है ये आप करो। तो ऐसा एरर जो इंटेंशनली करा जाए उसको हम कहते हैं फ्रॉड। तो फ्रॉड किसी भी लेवल पे हो सकता है। एरर तो अनइंटेंशनली हो गया तो ऑडिटर के लिए एक एरर को पकड़ना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो AS फॉलो करा है या नहीं करा, प्रोविजंस प्रॉपरली फॉलो करे हैं या नहीं करे, डीड के अंदर, MOA AOA के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं उनको फॉलो करा है या नहीं करा, कहीं 10,000 की जगह गलती से 1 लाख तो नहीं लिख दिया। ऐसे एरर्स पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। पर फ्रॉड किसी ने इंटेंशनली करा होता है तो वहाँ पर फ्रॉड पकड़ना ऑडिटर के लिए मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि फ्रॉड खुद ही मैनेजमेंट कर रही हो, तो मैनेजमेंट ही है जिसने इन्फॉर्मेशन देनी है आगे ऑडिटर को। तो अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है तो वो इन्फॉर्मेशन छुपाएगी, तो जब वो इन्फॉर्मेशन छुपाएगी तो डेफिनेटली ऑडिटर उसको नहीं ढूंढ सकता। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट ने खुद ही फ्रॉड किया है तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो एक ऑडिटर होता है वो हमेशा एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है, वो एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है और कभी भी एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, मतलब 100% आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हैं, मतलब फ्रॉड और एरर से फ्री हैं, वो ये नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, वहाँ पर कॉस्टिंग होती है, एक एक चीज़ को वो नहीं चेक कर सकता। और साथ में एक चीज़ और हो जाती है, क्यों कि मैनेजमेंट कई बारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती, मैनेजमेंट खुद ही फ्रॉड में इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और, फ्रॉड को ढूंढना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फ्रॉड को ढूंढना इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, इट्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की नहीं है। ऑडिटर इज देयर जस्ट टू गिव अ रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट एंड इट इज़ नॉट ईजी टू डिटेक्ट, क्योंकि ये किसी भी लेवल पर हो सकता है। ओके, आइए वापस चलते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर कर रहे थे टाइप्स ऑफ ओपिनियन। अब यहाँ पर एक चीज़ है मटेरियल बट नॉट परवेजिव। यहाँ पर ये परवेजिव का मतलब क्या है? ये परवेजिव का मतलब यहाँ पर ये है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इफेक्ट डाल रहे हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं किस चीज़ की? ओपिनियन की। अब ऑडिटर गया ऑडिट करने, मिस्टर रमन गए ऑडिट करने, उन्होंने क्या देखा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियली मिसस्टेटेड है, मतलब उनके अंदर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। हम कह सकते हैं ना मिसस्टेटमेंट्स को फ्रॉड एंड एरर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल फ्रॉड्स एंड एरर्स हैं।
तो ऐसे केस में वो कैसा ओपिनियन देंगे? अगर तो जो फ्रॉड्स एंड एरर्स हैं वो मटीरियल हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट है, पर परवेजिव नहीं है, मतलब कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इफेक्ट नहीं डाल रहे। फॉर एग्जांपल आप ले लो कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है, वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है, उतनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देनी होती है, तो उतनी से ज़्यादा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दी जा रही है। तो ऐसे केस में क्या सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस वजह से इफेक्ट हो रही हैं? नहीं, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफेक्ट नहीं हो रही, मतलब एक छोटा सा पोर्शन है जो इफेक्ट हो रहा है, मतलब ये परवेजिव नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या ओपिनियन देंगे? अपना क्वालिफाइड ओपिनियन। क्यों? क्योंकि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल तो है, प्रोविजन फॉलो नहीं किया गया, पर परवेजिव नहीं है, मतलब कि वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट, पीएनएल, सीएफएस, नोट्स, सबको इफेक्ट नहीं करी, इसलिए क्वालिफाइड ओपिनियन। पर अगर ऐसी मिसस्टेटमेंट मिलती है, फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फ्रॉड है, एरर है, जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रही है, मतलब आपकी कोई सेल्स है, वो आपने कितनी लिखनी थी? 1 लाख, डेलिबरेटली आपने उसको 10 लाख लिखा हुआ है, या फिर आपकी बहुत सारी सेल्स की ऐसी ये ट्रांजेक्शन्स है जिनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है जिनकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा हाइक दिखा रहा है प्रॉफिट एंड सेल्स का। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में मटीरियल भी है और परवेजिव भी, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इफेक्ट डाल रहे हैं। सेल्स आपका कंसिडरेबली हाई हो गया है, प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत हाई हो गया है, तो ऐसे केस में वो कैसा ओपिनियन देगा? एडवर्स ओपिनियन। क्यों? क्योंकि ऐसी मटेरियल मिस्टेक, मतलब ऐसा मटेरियल फ्रॉड या एरर मिला है जो कि मटेरियल तो है ही, साथ में परवेजिव भी, मतलब सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एडवर्स ओपिनियन। पर जहाँ पर वो परवेजिव नहीं है, एक छोटा सा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन था जो कि प्रोविजन फॉलो नहीं किया गया, तो यहाँ पर ऑडिटर क्या अपना ओपिनियन देगा? कहेगा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कि भाई वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लीन है, तो ऐसे करेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब एक चीज़, जो ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेगा, आइए एक चीज़ और देखिए, जो ऑडिट एविडेंस एक ऑडिटर इकट्ठा करेगा, ये सब चीज़ें हम बाद में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको हल्का सा मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। जो ऑडिट एविडेंसेस क्या है? सबूत। आप कह रहे हो क्लीन रिपोर्ट है, तो भाई जनता सबूत मांगती है, सबूत दीजिए कि भाई रिपोर्ट क्लीन है। आप कह रहे हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है, तो भाई सबूत दीजिए कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में प्रोविजन नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जहाँ पर कैलकुलेट करी है वो वर्किंग पेपर अपने पास रखेंगे, वो क्या करेगा? एज अ सबूत आपके पास काम आएगा। आप कह रहे हैं कि एडवर्स है आपका ओपिनियन, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड है, सेल्स 1 लाख है और 10 लाख डाली गई है, 5 लाख से ऊपर की सेल्स ऐसी हैं जहां पर उनके अगेंस्ट कोई भी बिल नहीं है, तो भाई प्रूफ लगाइए। जो आप वर्किंग पेपर्स इकट्ठा करेंगे, जो आप सबूत इकट्ठा करेंगे, वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं? ऑडिट एविडेंसेस। ये क्या है? सबूत। मतलब आप जो भी कह रहे हैं उसके अगेंस्ट आपके पास फिजिकल फॉर्म में कुछ होना चाहिए, आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए जो प्रूव कर सके कि हाँ ये चीज़ है जो आप कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि कहीं परचेजेस में प्रॉब्लम है, तो 5 लाख वाली जो परचेज की ट्रांजैक्शन है, सबसे हाईएस्ट ट्रांजैक्शन है कंपनी की, उसमें प्रॉब्लम है, वो 5 लाख की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो 50,000 की ट्रांजैक्शन है, या फिर उस 5 लाख की ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट बिल नहीं है, या 5 लाख की ट्रांजैक्शन अभी मार्च में नहीं हुई, वो अप्रैल में हुई है, पर उसको रिकॉर्ड मार्च में किया गया है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसके अगेंस्ट आपके पास सबूत होना चाहिए, वर्किंग पेपर होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस हमारा एप्रोप्रिएट होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी वाइज, मतलब आपके पास इतने सारे सबूत होने चाहिए जो आपकी बात को पक्का ठहरा सके। तो क्वांटिटी वाइज भी आपका ऑडिट एविडेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी वाइज भी आपका जो ऑडिट एविडेंस है, जो सबूत है, वो आपका क्वालिटी वाइज भी अच्छा होना चाहिए। कोई ना कोई सबूत आपका क्वालिटी वाइज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो कि आपके ऑडिट एविडेंस को क्वालिटी वाइज भी एक स्ट्रॉन्ग साबित कर सके। आइए वापस चलते हैं। तो अब दूसरी सिचुएशन क्या है? एक तो सिचुएशन हो गई कि आपके ऑडिटर को ये पता चला कि भाई हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल मिसस्टेटेड है, मतलब उनमें कोई मटेरियल फ्रॉड्स या एरर्स हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये आती है कि ऑडिटर को सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करने ही नहीं दिए गए,
मतलब जब वो पूछने गया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से तो उन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला भाई 5 लाख से ऊपर की सेल्स के बिल पकड़ाओ, तो किसी ने उनको बिल्स ही नहीं पकड़ाए। किसी ने उनको ये ही नहीं बताया कि 5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन के बिल्स क्यों नहीं हैं, मतलब उनको किसी ने प्रॉपर रिप्लाई ही नहीं दिया। तो वो ऐसे में खुद से ही सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए, मतलब ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे नहीं कर पाए, अपने ऑडिट एविडेंसेस को क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए, मतलब सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं इकट्ठे कर पाए। तो यहाँ पर क्या है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो अब जो बात थी जिसके अगेंस्ट वो ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करने गए थे, वो बात मटीरियल तो थी पर परवेजिव नहीं थी। मतलब मटीरियल तो थी लेकिन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर वो कैसा ओपिनियन देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई बाकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ट्रू एंड फेयर हैं, क्लीन है, पर एक छोटी सी उन्हें कहीं प्रॉब्लम दिखी। सपोज मैनेजर रेम्यूनरेशन ले लेते हैं, प्रोविजन से जितना प्रोविजन में अमाउंट लिखी है उससे ज़्यादा अमाउंट की रेम्यूनरेशन मैनेजर को दी गई। अब इसके अगेंस्ट जब उन्होंने पूछताछ करी तो किसी ने उनको प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं किया। जब उन्होंने पूछा ऐसा क्यों करा गया तो उनको किसी ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पकड़ाए। जो भी उनको रीजंस दिए गए उनके अगेंस्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मतलब उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई भी कोई चीज़ ढंग से नहीं बता रहा था या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा था। कोई मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन कैसे हुई है, कौन से बेसिस हैं, कोई भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इसके रिगार्डिंग उनको कोई भी प्रूफ नहीं दे रहा था। तो ऐसे केस में उनका जो स्कोप ऑफ ऑडिट है उसको लिमिट किया जा रहा था, या इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उनकी स्कोप को लिमिट किया जा रहा था। तो यहाँ पर वो क्या कहेंगे, एडवर्स ओपिनियन थोड़ी दे देंगे, क्योंकि बाकी सारी तो ठीक है आपकी, और एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से जिसका पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा, वो एडवर्स ओपिनियन तो नहीं देंगे। तो वो कैसा ओपिनियन देंगे, क्वालिफाइड। ही राइट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट मैनेजर रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट। कैसे लिखेंगे ऑडिट रिपोर्ट में, ये हम सब आगे पढ़ेंगे, अभी हम एक जनरल व्यू ले रहे हैं। ओके, पर अब वही चीज मटेरियल तो है जिसके बारे में उनको ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे नहीं करने दिए जा रहे, वो चीज़ मटेरियल तो है, साथ में परवेजिव भी है। अब मान लो कि ऑडिटर गया ऑडिट करने के लिए, अब मैनेजमेंट ने कहा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं पर हम आपको इंटरनल कंट्रोल्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताएंगे। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पकड़ा दी गई, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मिस्टर रमन को पकड़ा दी, पर उन्होंने क्या कहा कि भाई कंपनी के अंदर जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनको आपसे कोई रिलेशन है तो वो आप स्टडी नहीं करोगे। तो ऐसे केस में जो कंपनी है वो क्या कर रही है, वो उनके स्कोप को लिमिट कर रही है। अब एक ऑडिटर के लिए कंपनी के एनवायरनमेंट को समझना, इंटरनल कंट्रोल्स को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना। तो ऐसे में क्या वो एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं? वो एडवर्स ओपिनियन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कहीं गलत नहीं है, उनको एरर ऑफ फ्रॉड तो मिला ही नहीं। पर यहाँ पर वो क्वालिफाइड ओपिनियन भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भाई मटेरियल तो है, उनको इंटरनल कंट्रोल्स नहीं चेक करने दिए जा रहे, पर वो परवेसिव भी हैं। मतलब इंटरनल कंट्रोल्स का इफेक्ट तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पड़ता है। तो इंटरनल कंट्रोल्स अगर उनको स्टडी नहीं करने दिए जा रहे तो यहाँ पर इसका मतलब तो ये है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल इफेक्ट हो भी सकती हैं और इफेक्ट नहीं भी हो सकती। हो सकता है इंटरनल कंट्रोल्स में कोई गलती ना हो, मैनेजमेंट बस जस्ट टू सेव टाइम उनको ना दे रही हो। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में वो क्या करेंगे, ऐसे पर्टिकुलर केस में वो अपना ओपिनियन को डिस्क्लेम कर देंगे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब ही विल नॉट गिव हिज ओपिनियन, और वो इसका एक रीज़न लिख देंगे। क्या कि भाई रीज़न इसका ये है कि उन्होंने मेरी जो स्कोप ऑफ ऑडिट है उसको लिमिट किया, मैं ऑडिट एविडेंसेस नहीं इकट्ठे कर सकता, सो मैं ये बता ही नहीं सकता, मुझे इंटरनल कंट्रोल्स को नहीं चेक करने दिया, तो मैं ये बता ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो एडवर्स ओपिनियन, नहीं होगी तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन। सब कुछ सही है, कुछ छोटी सी गलती है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब कि वो छोटी सी गलती जो कि परवेजिव नहीं है, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इफेक्ट नहीं डाल रही, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। पर अगर वो ये बता ही नहीं पा रहे कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो पूरी स्टेटमेंट्स पर इफेक्ट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, मैनेजमेंट जानबूझ के उनको इंटरनल कंट्रोल स्टडी नहीं करने दे रही, या फिर जस्ट टू सेव टाइम कि भाई टाइम वेस्ट होगा, हमारे 2 और लोगों को उनको साथ लगना पड़ेगा ऑडिटर के साथ उनको समझाने के लिए, इसलिए नहीं कर पा रही। तो ऐसे केस में
he'll disclaim the opinion. He say that I'll not give my opinion because of this particular reason, क्योंकि internal control से पूरी financial statements पर इफेक्ट डालेंगे. ओके, आइए चलिए